हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई विश आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर इक्वलाइजेशन लेवी जो टॉपिक था उसका हमने रिवीजन करा था। और अभी इस वीडियो लेक्चर से हम इक्वलाइजेशन लेवी के स्टडी मटेरियल और पास्ट एग्जामिनेशन के सभी न्यूमेरिकल्स क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और खास बात यह है, लास्ट अटेम्प्ट मई 22 और उससे जो हमारा लास्ट अटेम्प्ट था दिसंबर 21, दोनों के अंदर कंटिन्यूअसली इक्वलाइजेशन लेवी को लेके क्वेश्चन आया है। ओके, तो दो लगातार अटेम्प्ट में इक्वलाइजेशन लेवी के क्वेश्चन दिए हैं। और खास बात ये, इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम उन दोनों अटेम्प्ट के क्वेश्चन को भी क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। और खास बात तो ये है, सबसे पहले हम उन्हीं को ही क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, उन्हीं को सॉल्व करेंगे। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं हम। यस, तो शुरुआत होगी हमारे क्वेश्चन नंबर किससे, 13 से। तो आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास में, दिसंबर 21 अटेम्प्ट का है। मैसर्स XYZ.com एन ई कॉमर्स ऑपरेटर का जूस निकालूं तो आपको लगेगा ई कॉमर्स ऑपरेटर पे सेक्शन 165A में इक्वलाइजेशन लेवी होती है। एट द रेट ऑफ कितने से होती है, 2% से होती है। ये इक्वलाइजेशन लेवी पेयर को डिडक्ट नहीं करनी पड़ती है, पेयर को डिडक्ट नहीं करनी पड़ती है। जो हमारा पेई होता है, ई कॉमर्स ऑपरेटर होता है, उसी को ही क्या करनी पड़ती है, डिपॉजिट करवानी पड़ती है। जूस है, और इसका डिपॉजिट भी कैसे होता है, क्वार्टरली क्या होता है, डिपॉजिट होता है। ये डिपॉजिट कैसे होता है, क्वार्टरली क्या होता है, डिपॉजिट होता है। लेकिन खास बात आप ध्यान से सुन लीजिएगा, अगर खुद ई कॉमर्स ऑपरेटर स्पेसिफाइड सर्विस दे रहा है, क्या दे रहा है, स्पेसिफाइड सर्विस दे रहा है, एसएस दे रहा है। एसएस का मतलब है ऑनलाइन क्या दे रहा है, एडवर्टीजमेंट दे रहा है। डिजिटल क्या दे रहा है, मार्केटिंग, डीएम डिजिटल मार्केटिंग है। ऑनलाइन क्या है, एडवर्टीजमेंट है, ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट है। ठीक है, और हम जो पेई हैं, हम जो क्या है पेई हैं, वो कंसीडरेशन कितना है, 1 लाख से भी क्या है, ज्यादा है। एक्सीडिंग क्या है, 1 लाख से ज्यादा है। तो ऐसी केस में हमको क्या करना पड़ता है, इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट करना पड़ता है एट द रेट ऑफ कितने से, 6% से। और अंडर सेक्शन कौन सा है, 165। तो एक बात जू समझ लीजिएगा, जरूरी नहीं है कि ई कॉमर्स ऑपरेटर 165A में ही क्या होंगे, कवर होंगे। वो हमारे 165 में भी क्या हो सकते हैं, कवर हो सकते हैं। और जू समझेगा, अगर वो 165 में क्या हो गए, कवर हो गए, अगर 165 में कवर हो गए, तो 165 जो है वो ओवर क्या है, राइडिंग है, ओआर है, ओवर राइडिंग है। तो उस केस में 165A वाला प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। एट द रेट ऑफ 2% वाला इक्वलाइजेशन लेवी एप्लीकेबल नहीं होगा। उस केस में पेयर को 6% वाला ही इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट करके जमा कराना पड़ेगा। तो बहुत ही शानदार, ब्यूटीफुल आपको क्या दी है, जूस निकाल के दिया है। इनकॉर्पोरेटेड इन चाइना, इन चाइना, इन चाइना। ध्यान रखिएगा, ये जो भी इक्वलाइजेशन लेवी है, ये जो भी इक्वलाइजेशन लेवी है, चाहे वो इक्वलाइजेशन लेवी, ओके, चाहे ये इक्वलाइजेशन लेवी 165 की हो या 165A की हो, ये तभी एप्लीकेबल होगी, तभी एप्लीकेबल होगी जब पेमेंट हम किसको कर रहे हो, नॉन रेसिडेंट को कर रहे हो। किसको कर रहे हो, नॉन रेसिडेंट को। अगर कोई रेसिडेंट वाला ई कॉमर्स ऑपरेटर है, इक्वलाइजेशन लेवी एप्लीकेबल नहीं होता है। अगर कोई रेसिडेंट क्या कर रहा है, ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट की और डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस दे रहा है, इक्वलाइजेशन लेवी एप्लीकेबल नहीं होती है। तो ये जो हमारे ई कॉमर्स ऑपरेटर है चाइना के, एंड हैज नो फिजिकल प्रेजेंस, नो पीई, इनका पीई नहीं है। और इक्वलाइजेशन लेवी तभी एप्लीकेबल होता है जब आप एनआर हो और इंडिया में आपका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट ना हो। तो आपको रिवीजन भी हो रहा है और क्वेश्चन सॉल्व भी हो रहा है। और जब पूरा सॉल्व हो जाएगा तब आप फील करेंगे कि वास्तव में ये 6 मार्क्स एक तरह के बोनस के हैं। ठीक है, इनका कोई इंडिया में फिजिकल प्रेजेंस नहीं है। इट हैज नो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट, नो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन क्या है, इंडिया। और एज पर DTAA, एज पर DTAA, अगर किसी नॉन रेसिडेंट का इंडिया में क्या ना हो, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट ना हो, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट ना हो, तो उनकी इनकम क्या नहीं होती है, टैक्सेबल इन इंडिया नहीं होती है। नॉट टैक्सेबल इन क्या होती है, इंडिया होती है। और इसी रीजन की वजह से, इसी रीजन की वजह से हम क्या लेकर आए हैं, इक्वलाइजेशन लेवी लेकर आए हैं। कि उनका इंडिया में पीई है नहीं, लेकिन वो सर्विसेज क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं, गुड्स क्या कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं।
ठीक है, पर टैक्सेबल नहीं हो रहा एज पर DTAA की वजह से, इसलिए इक्वलाइजेशन लेवी लाया जाता है। अब ध्यान से सुनिए, इट सेल्स क्या है, गुड्स वर्थ रुपीज क्या है 1,20,00,000 1.2 करोड़ 1,20,00,000 1,20,00,000 टू इंडियन क्या है रेसिडेंट, टू इंडियन रेसिडेंट। तो इसका जूस तो सबसे पहले ये निकलता है कि इस पे तो 165 एप्लीकेबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट और डिजिटल मार्केटिंग का होता है। और 165A एप्लीकेबल होने के लिए इस ई कॉमर्स ऑपरेटर का ठीक है एग्रीगेट कितना होना चाहिए, एग्रीगेट कितना होना चाहिए 2 CR या फिर 2 CR से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो अभी हम देखते हैं, ठीक है। तो 165 तो नहीं हो सकता, लेकिन 165A हो सकता है, और उसके लिए 1 पॉइंट क्या दिया है, 2 CR दिया हुआ है, 1,20,00,000। आगे बढ़ते हैं। सर्विस प्रोवाइडेड है टू पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, टू पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया बाय वे ऑफ सेल ऑफ ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट। ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे क्या इन पे 165 एप्लीकेबल हो रहा है क्या। अगर हो रहा है तो 165 में इक्वलाइजेशन लेवी होगी, 165A में नहीं होगी। ओके, तो ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट है व्हेन अमाउंट ऑफ बिल aggregate amount of bill to a recipient or to a recipient of service during the financial year, पूरे financial year में does not exceed 1 lakh। तो 165 में तो equalization levy at the rate of 6% वाली equalization levy नहीं हो सकती, ठीक है। लेकिन 165 वाली तो हो सकती है, क्योंकि वहां पर भी तो हम क्या करते हैं, कोई भी सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहा हो, कौन कर रहा हो, ई कॉमर्स ऑपरेटर कर रहा हो, ठीक है। और किसको भी कर रहा हो, अगर रेसिडेंट इन इंडिया को कर रहा हो तो 165A में कवर होता है। तो आइए देखते हैं, पर क्या है 1 लाख से ज्यादा नहीं है पर रिसिपेंट ऑफ सर्विस, और ग्रॉस कितना है 70 लाख। तो 1.2 ये था और 70 लाख हमारा ये रहा। एग्रीगेट करेंगे हम बाद में। सर्विस प्रोवाइडेड टू नॉन रेसिडेंट बाय वे ऑफ सेल ऑफ ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट। जरा देखते हैं 165 कवर हो रहा है क्या। 165 तभी कवर होगा जब आप जिसको ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट की सर्विस दे रहे हो वो NR हो और उसका इंडिया में क्या हो, PE हो। जिसको आप ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट की सर्विस दे रहे हो वो NR हो और उसका इंडिया में परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट हो। यहां पर आपने नॉन रेसिडेंट को ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट दी है, विच क्या कर रहे हैं, टारगेट रेसिडेंट इंडियन कस्टमर्स, ठीक है। इनका इंडिया में PE है ही नहीं, तो 165 तो एप्लीकेबल नहीं हो सकता। देखते हैं 165A होता है क्या। तो 165A में नॉन रेसिडेंट को आप दे रहे हो, नॉन रेसिडेंट को, आप भी नॉन रेसिडेंट हो, जिसको आप सर्विस दे रहे हो ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट वो भी नॉन रेसिडेंट है, लेकिन वो किन को टारगेट कर रहा है, वो टारगेट कर रहा है इंडिया के रेसिडेंट किसको, कस्टमर को। तो 165A में क्या होगा, कवर होगा, कितना हो गया ये 20 लाख, ठीक है ना। ये क्या हो गया 20 लाख, और इसकी हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे तो 7 to 9 2.1 CR आ जाएगा, मतलब 2 करोड़ 10 लाख, ठीक है ना। कितना आ चुका है, 2 करोड़ कितना आ चुका है, 10 लाख आ चुका है। और एज पर 165A इक्वलाइजेशन लेवी जो एट द रेट ऑफ 2% जमा करानी जो पड़ती है, जमा करानी पड़ती है, वो कब जमा करानी पड़ती है, ठीक है। या फिर तो कितना हो, 2 करोड़ हो, 2 करोड़ हो एग्रीगेट साल में, या फिर 2 करोड़ से क्या हो, ज्यादा हो। तो हमारे यहां पर इक्वलाइजेशन लेवी होगी एट द रेट ऑफ कितने से हो जाएगी, 2% से हो जाएगी। तो 2 करोड़ का 2%, 2 करोड़ का 2% तो हो जाएगा हमारे लिए कितना, 4 लाख। और 10 लाख का हमारे लिए 2% हो जाएगा कितना, 20,000। तो ये इक्वलाइजेशन लेवी 4 लाख कितनी होगी, 20,000 होगी, ठीक है ना। ये कितनी होगी, 4 लाख कितनी होगी, 20,000 होगी। ओके, तो अब ये कह रहे हैं द अबाउट डेटा कौन से ईयर का है, तो हम 21-22 के क्वेश्चन कर रहे हैं, और हमको क्या बताना, इक्वलाइजेशन लेवी क्या करना है, बताना है, ठीक है। तो ये कितना हुआ, 2 करोड़ 10 लाख आ गया। ये आप देख पा रहे हैं कितना आ रहा है, 2 करोड़ कितना आ गया, 10 लाख आ गया। और उस पे 2% की रेट से 4,20,000 का 165A में क्या बन रहा है, इक्वलाइजेशन लेवी बन रहा है, जिसको आपको कैसे डिपॉजिट करवाना पड़ेगा, जिसे आपको क्वार्टरली क्या करना पड़ेगा, डिपॉजिट। और अगले महीने की कौन सा है, 7th ऑफ क्या होगा, फॉलोइंग मंथ होगा, 7th ऑफ क्या होगा, फॉलोइंग क्या होगा, मंथ होगा। और अगर क्वार्टर एंडिंग कौन सा है, मार्च है,
अगर क्वार्टर एंडिंग कौन सा मार्च है तो डिपॉजिट कराना पड़ता है अप टू कौन सा 31 किसको, मार्च को, और ड्यू डेट तक जमा नहीं कराने पे 1% पर मंथ। और ध्यान रखिएगा पार्ट का भी क्या लग जाता है, इंटरेस्ट क्या हो जाता है, लग जाता है। पार्ट का भी इंटरेस्ट क्या हो जाता है, लग जाता है। और जमा नहीं कराने पे पेनल्टी कितनी है, इक्वलाइजेशन लेवी तो जमा करानी पड़ती है, इक्वलाइजेशन लेवी तो जमा करानी पड़ेगी, साथ में क्या जमा कराना पड़ेगा, इंटरेस्ट भी जमा कराना पड़ेगा, और इक्वलाइजेशन लेवी के अमाउंट की क्या लग जाती है, पेनल्टी भी लग जाती है। हालांकि इतना बड़ा क्वेश्चन ये इंफॉर्मेशन का क्वेश्चन नहीं था। तो ये क्वेश्चन हमने क्या करा, सॉल्व करा। 6 मार्क्स के अंदर क्या आया था, क्वेश्चन आया था, 6 मार्क्स में क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, हर एक वर्ड का जूस निकाल लिया, साथ में ये भी बता दिया इस कंफ्यूजन में मत रहना कि 165 और 165 ए दोनों एप्लीकेबल नहीं होते। एक ट्रांजैक्शन पे दोनों एप्लीकेबल हो सकते हैं, लेकिन अगर 165 एप्लीकेबल हो रहा है तो फिर ए वाला क्या नहीं होगा, एप्लीकेबल नहीं होगा। इसका ओवरराइडिंग क्या रहेगा, इफेक्ट रहेगा, ओआर रहेगा, ओवरराइडिंग इफेक्ट है। ठीक है, ध्यान कर लीजिएगा, अगर कंफ्यूजन है तो वापस से समझ लीजिएगा। अगर आपका ई कॉमर्स ऑपरेटर भी अगर क्या कर रहा है, ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट और डिजिटल मार्केटिंग की क्या देता है, सर्विस देता है, डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस दे रहा है, तो वो 165 और हो सकता है 165 ए दोनों में कवर हो जाए। अगर इसमें कवर हो गया तो फिर इसमें इक्वलाइजेशन लेवी नहीं होती है। तो ये हमने 6 मार्क्स का क्वेश्चन दिसंबर 21 अटेम्प्ट का था। आप देख लीजिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन की क्या करके जाइए, प्रैक्टिस करके जाइए। आप उस चैप्टर का जब क्वेश्चन आएगा आप फील करेंगे कि वास्तव में पेपर इतना भी टफ नहीं आता है कि +70 हम स्कोर नहीं कर सकें। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे क्या है, अवेलेबल है। ओके, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12, और ये हमारे कौन से अटेम्प्ट का था, ये हमारे मई 22 अटेम्प्ट का था। अगेन 6 मार्क्स का क्या था, क्वेश्चन था, अगेन 6 मार्क्स का क्वेश्चन था। आइए देखते हैं ये 6 मार्क्स वाला क्वेश्चन कितना इजी और कितना क्या है, टफ है। बस जरूरत है तो हर एक वर्ड का जूस निकाल लें, हर एक वर्ड का जूस निकालें, प्रोविजन पढ़ते हुए भी जूस निकालें और क्वेश्चन सॉल्व करते हुए भी जूस निकालें। ठीक है, देखिए सन क्या है, लिमिटेड है, एन कौन है, इंडियन क्या है, कंपनी है, ये एक इंडियन कंपनी है, इसका मतलब ये कौन हो गए, रेसिडेंट हो गए। ठीक है ना, रेसिडेंट हो गए, इंडियन कंपनी है, इसका मतलब ये क्या कर रहे हैं, बिजनेस एंड क्या कर रहे हैं, प्रोफेशन कर रहे हैं। जूस निकल गया, ठीक है, जूस निकल गया। एंगेज्ड है, बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ कारपेट। इक्वलाइजेशन लेवी में कौन सा बिजनेस कर रहे हो, ये रेलेवेंट नहीं है। टू एक्सपांड इट्स इंटरनेशनल सेल्स इट हायर्ड द सर्विसेज ऑफ ए लंदन बेस्ड कंपनी। लंदन बेस्ड कंपनी का जूस निकल गया, कौन है, नॉन रेसिडेंट। और इक्वलाइजेशन लेवी तभी होता है जब हमारा जो कौन है, जो हमारा सप्लायर है वो क्या हो, नॉन रेसिडेंट हो, और उसका इंडिया में क्या ना हो, पीई नहीं हो। तो ये कहाँ के हैं, लंदन के हैं। शाइन इनकॉर्पोरेटेड है। ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट तो देखेंगे क्या ये 165 में कवर हो रहे हैं या 165 ए में कवर होते हैं। ठीक है, इसमें भी कवर हो सकते हैं ये। तो देखते हैं ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट। शाइन इनकॉर्पोरेटेड हैज नो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट, नो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट, तो इनका इंडिया में कोई परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, इसलिए इक्वलाइजेशन लेवी का प्रोविजन इन पे एप्लीकेबल हो सकता है। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, हम 21-22 के क्वेश्चन कर रहे हैं, सन लिमिटेड ने 5 लाख रुपए क्या करे हैं, पे करे, 5 लाख पे करे। 5 लाख का जूस निकलता है, 5 लाख का क्या जूस निकलता है भाई, 5 लाख का ये जूस निकलता है, फिर तो 165 ही कवर हो जाएगा, क्योंकि ये तो कितना हो गया, एक्सीडिंग 1 लाख है। तो ये हमारी सन लिमिटेड को 6%, अभी तक के वर्ड से जूस निकाल रहा हूं, 6% क्या करना होगा, इक्वलाइजेशन लेवी इनको क्या करना होगा, डिडक्ट करना होगा। अभी तक जितना क्वेश्चन पढ़ा है डिडक्ट करना होगा, और डिडक्ट करने के बाद अगले ही महीने फॉलोइंग मंथ जो होगा, कौन सा मंथ होगा, जो फॉलोइंग मंथ होगा, उसी फॉलोइंग मंथ की 7 तक इनको डिपॉजिट भी करवाना पड़ेगा। और अगर डिपॉजिट नहीं करवाते हैं तो ध्यान रखिएगा, इक्वलाइजेशन लेवी जो है वो तो जमा करानी पड़ेगी, इंटरेस्ट भी जमा कराना पड़ेगा, और पेनल्टी कितने की, इक्वलाइजेशन लेवी के अमाउंट की क्या हो जाएगी, आप पे क्या लग जाती है, पेनल्टी लग जाती है। ठीक है, मतलब अगर आप जमा नहीं कराओगे तो आप पे क्या होगा, जमा तो करवाना पड़ेगा, बाद में ब्याज से ही जमा कराना पड़ेगा, और उतनी अमाउंट की क्या लग सकेगी, पेनल्टी भी लग सकेगी।
तो 5 लाख रुपए इन्होंने पे करें किसको, शाइन इनकॉर्पोरेटेड को, फॉर सच सर्विस। सर सर्विस का मतलब है ओए, ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट, या फिर डीएम मतलब डिजिटल मार्केटिंग स्पेस। एंड डिडक्टेड, एंड क्या कर लिया, डिडक्टेड कर लिया। डिडक्टेड का जूस निकाल देता हूं। अगर आपने क्या कर लिया, डिडक्टेड कर लिया, डिडक्टेड कर लिया, लेकिन आप क्या हो गए, फेल्ड टू क्या हो गए, डिपॉजिट हो गए। फेल्स टू क्या हो गए, डिपॉजिट। आपने इक्वलाइजेशन लेवी क्या कर ली, डिडक्ट कर ली। इक्वलाइजेशन लेवी क्या कर ली, डिडक्ट कर ली, लेकिन आपने उसको क्या नहीं कराया, डिपॉजिट नहीं करवाया। पहली बात तो वो एक्सपेंडिचर आपको पीजीबीपी में, एक्सपेंडिचर आपको पीजीबीपी में क्या हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा। ठीक है ना, वो क्या हो जाएगा, आपको 100% क्या कर देगा, डिसअलाउ कर देगा। ठीक है, और पेनल्टी, पेनल्टी कितनी होगी, पेनल्टी आप पे हो सकेगी 1000 रुपी पर डे। अगर आप डिडक्ट करके जमा नहीं कराते हो तो 1000 रुपए प्रतिदिन की पेनल्टी है। लेकिन लेकिन अप टू दी अमाउंट, ये कितने से ज्यादा नहीं होगी, नॉट एक्सीडिंग इक्वलाइजेशन लेवी। तो 30,000 रुपए से ज्यादा की पेनल्टी नहीं होगी। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्या डिडक्टेड तो कर लिया, कब डिडक्ट करा, इन्होंने 15 मार्च को करा। ध्यान रखिएगा, अगर 165 की इक्वलाइजेशन लेवी है, अगर 165 की इक्वलाइजेशन लेवी है तो उसको डिपॉजिट, मार्च का डिपॉजिट अगले महीने की 7th, मतलब 7th ऑफ किसको होगा, अप्रैल को होगा। 7th ऑफ अप्रैल को होगा। इस मार्च की 31 मार्च नहीं होगी, 31 मार्च नहीं होगी, क्या होगा, 7th ऑफ क्या होगा, अप्रैल होगा। डिडक्ट कर लिया और क्रेडिटेड, इन्होंने जमा भी करा दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑन 15th ऑफ अप्रैल को। 15th ऑफ अप्रैल मतलब ये क्या हो गए, लेट हो गए। 8 तारीख एक दिन लेट, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन। ठीक है ना, कितना तारीख है, 7 तारीख को जमा कराना था। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और किसको है 15। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इंटरेस्ट लगेगा ना, अरे भाई क्या लगेगा, इंटरेस्ट तो क्या होगा, लगेगा 1% पर मंथ, और पार्ट देयर ऑफ की रेट से क्या लगता है, इंटरेस्ट लगता है। तो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है, कंप्यूट करिए इंटरेस्ट लेविएबल, जो भी इंटरेस्ट क्या हो, लगना हो 1% पर मंथ की रेट से, जो आपने डिलेड पेमेंट करा है, इक्वलाइजेशन किसका, लेवी का। ठीक है ना, इक्वलाइजेशन लेवी का जो आपने करा है। ठीक है, देखिए कितने दिन लेट हुए, 8 दिन लेट हुए हैं, लेकिन पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ क्या होता है, पार्ट 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 ऑफ क्या होता है, मंथ। पार्ट ऑफ मंथ का भी क्या लगेगा, पूरे महीने का इंटरेस्ट लगेगा। तो 30,000 रुपए इक्वलाइजेशन लेवी जमा कराना था। 1% की क्या है, रेट है 1% पर मंथ। ठीक है, और एक ही महीने का लगेगा, तो इंटरेस्ट अमाउंट कितना आएगा, 300। 8 दिन का इंटरेस्ट कंप्यूट नहीं करना है, नहीं करना है, और क्या है, नहीं करना है। What are the circumstances under which penalty cannot be imposed, cannot be imposed, cannot be imposed? तो वो सिंपल सा है, sufficient क्या हो, रीजन हो। ठीक है, उस केस के अंदर पेनल्टी नहीं लगती है। तो ये आप खुद से इसको रीड करिए। क्या होते हैं, सेटिस्फेक्शन प्रूव कर देता है, टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ असेसिंग ऑफिसर की रीजनेबल क्या थे, कॉस्ट थे। ठीक है ना, रीजनेबल क्या थे, कॉस्ट थे, उस केस में क्या नहीं लगती है, पेनल्टी नहीं लगती है। और अगर आप पेनल्टी ऑर्डर से क्या हो, नाखुश हो, एओ ने पेनल्टी लगाई, एओ ने पेनल्टी लगाई, पेनल्टी लगाई, तो अपील किसको करोगे, एओ के, तो कहां करोगे, सीआईटी अपील को, सीआईटी अपील को, सीआईटी कमीशन। एओ ने ऑर्डर पास करा, एओ ने ऑर्डर पास करा, तो अपील कहां होगी, सीआईटी अपील को। और कितने दिनों के अंदर, विद इन कितने डेज के अंदर अंदर, 30 डेज के अंदर अंदर। तो 30 डेज के अंदर अंदर, टाइम लिमिट देखिए, टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग अपील 30 डेज के अंदर आपको क्या करनी है, 30 डेज कब से, डेट ऑफ रिसीट ऑफ ऑर्डर, डेट ऑफ रिसीट ऑफ ऑर्डर। जब ऑर्डर रिसीव होगा तभी तो आपको मालूम पड़ेगा कि मेरे को इस पेनल्टी ऑर्डर के अगेंस्ट कमिश्नर को, कमिश्नर अपील को क्या करनी है, अपील करनी है। क्यों करनी है कमिश्नर अपील को अपील, क्योंकि ऑर्डर किसने पास करा है, एओ ने पास करा है। एओ ने ऑर्डर पास करा है, इसलिए अपील किसको हो रही है, सीआईटी किसको हो रही है, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील को हो रही है। और कितने दिनों में होती है, हमेशा एक ही टाइम होता है, 30 डेज कब से, डेट ऑफ रिसीट ऑफ किससे, ऑर्डर से। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन था, 6 मार्क्स का क्वेश्चन था। हमेशा एओ के ऑर्डर के अगेंस्ट सीआईटी अपील को ही अपील होती है, बहुत ही सिंपल सा। और अपील करने की टाइम लिमिट 30 डेज की होती है, बहुत ही सिंपल है। कब पेनल्टी नहीं लगेगी, सफिशिएंट कॉज होंगे तो क्या नहीं लगती है, पेनल्टी नहीं लगती। और इंटरेस्ट कंप्यूट करना 8 दिन का नहीं, पर मंथ, और पार्ट है तो पार्ट है तो पूरे महीने का क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा।
अब देखिए ये 6 मार्क्स के अंदर क्या आया था, क्वेश्चन आया था। मई 22 के अंदर 6 मार्क्स का क्या आया था, क्वेश्चन आया था। एक बहुत ही सिंपल सा क्या आया हुआ है, क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, अब ये क्वेश्चन आपको मैं दूंगा, आपको करना है, खुद से करना है, बिल्कुल करना है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 11 है, ठीक है ना। खुद से करना है और क्यों करना है वो भी मैं आपको बताता हूं, और क्वेश्चन में क्या है वो भी आपको क्या करता हूं अभी बताता हूं। तो 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, पानी पी लेते हैं। हेलो। यस, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा, 11 स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको खुद को करना है। क्वेश्चन में खास बात ये है कि कोई खास बात नहीं है, पूरा सेक्शन 165 थ्योरेटिकली लिखना है, पूरा सेक्शन 165 ए क्या लिखना है, थ्योरेटिकली लिख देना है। बस यही इस क्वेश्चन का क्या है, सॉल्यूशन है। लेकिन इस क्वेश्चन को फिर भी मैं क्या करा रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, मेरे को पढ़ाना है, रीजन है उसका, पढ़ते हैं पहले। रीजन है उसका, PQR लिमिटेड, PQR लिमिटेड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और करना है आपको, करना है आपको। इंडियन क्या है, हेड क्वार्टर्ड मल्टीनेशनल कंपनी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब नॉन रेसिडेंट का इंडिया में क्या है, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है। नॉन रेसिडेंट का इंडिया में परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है। हैज एंटर्ड इनटू ए फिक्स्ड फी एग्रीमेंट, एग्रीमेंट फॉर 3 करोड़ रुपए का। 3 करोड़ रुपए ये पे करेंगे किसको, विथ एक्स अकाउंटिंग लिमिटेड को। ये एक्स अकाउंटिंग लिमिटेड को पे करेंगे, कौन है, यूके के हैं, फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 और 22 के लिए 3 करोड़ रुपए पे करेंगे। किनको, एनआर को पे करेंगे। और इक्वलाइजेशन लेवी तभी एप्लीकेबल होती है जिसको हम पेमेंट कर रहे हो, मतलब हमारा जो पेई हो एनआर हो और उनका इंडिया में कोई भी क्या ना हो, पीई नहीं हो, इंडिया में पीई नहीं हो, ठीक है। और हम एनआर है और हमारा इंडिया में क्या है, पी है। हम एनआर है और हमारा इंडिया में क्या है, पी है। विच वॉज अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। एज पार्ट ऑफ एग्रीमेंट एक्स अकाउंटिंग लिमिटेड यूके मेंटेन करेंगे ऑनलाइन वेब प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन वेब प्लेटफॉर्म थ्रू विच इट प्रोवाइड, वो हमको क्या करेंगे, एडवाइसरी, IFRS एडवाइसरी सर्विस देंगे। ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट नहीं है, ऑनलाइन क्या नहीं है, एडवर्टीजमेंट नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट नहीं है तो 165 तो क्या नहीं हो सकता, एप्लीकेबल नहीं हो सकता। लेकिन 165 ए तो हो सकता है ना, क्योंकि ये क्या है, एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है ना। ये एक ऑनलाइन वेब क्या है, प्लेटफॉर्म है, वेब प्लेटफॉर्म है, जिनके थ्रू ये हमको क्या देंगे, सर्विस देंगे, एडवाइसरी और कंसल्टेंसी क्या देंगे, सर्विस देंगे 3 करोड़ रुपए की। और 165 ए में इक्वलाइजेशन लेवी कब होता है, जब 2 करोड़ या 2 करोड़ से ज्यादा हो उनका, इंडिया का जो ऑपरेशन हो रहा है 2 करोड़ या 2 करोड़ से ज्यादा हो। यहां तो कितना है, 3 करोड़ है। क्वेश्चन अभी पढ़ना बाकी है। विच ऑल्सो इंक्लूड, मतलब कंसल्टेंसी सर्विस तो हमको क्या करेंगे, देंगे ही देंगे, ओके। एडवाइसरी सर्विस देंगे और क्या देंगे, प्रोवाइडिंग रेस्पॉन्स टू क्वेरीज, हमारी IFRS की जो क्वेरीज होगी उसको भी क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्वेरीज कौन सी क्वेरीज, PQR लिमिटेड की। द टेक्निकल स्टाफ जो होगा, उनका जो टेक्निकल स्टाफ होगा एक्स अकाउंटिंग लिमिटेड का यूके का प्रोवाइड करेगा, एक्सपर्ट व्यू क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। कितने दिनों में, 24 आवर्स से लेकर 72 आवर्स, मतलब 1 दिन से 3 दिन के अंदर वो हमको क्या देंगे, अपनी एक्सपर्ट एडवाइसरी सर्विस देंगे हमारी क्वेरीज की। फर्दर एक्स अकाउंटिंग लिमिटेड ऑल्सो प्रोवाइड्स कस्टमाइज्ड ट्रेनिंग, वो क्या करते हैं, ट्रेनिंग भी देते हैं, ट्रेनिंग भी थ्रू देते हैं थ्रू द एम्बेडेड ऑनलाइन वीडियो प्लेटफॉर्म। तो उनके जो प्लेटफॉर्म पे वीडियो भी हैं उनसे वो क्या देते हैं, ट्रेनिंग भी देते हैं, एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्सनल वर्किंग विथ क्या है, PQR लिमिटेड को क्या करेंगे वो, यस वो ऑनलाइन क्या देते हैं, क्या दे रहे हैं, ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। तो ठीक है, टेक्निकल कंसल्टेंसी भी दे दी इन्होंने, ठीक है ना। क्या क्या दिया इन्होंने, यहां पर दिया है हमको IFRS की एडवाइसरी, कंसल्टेंसी, हमारी क्वेरीज को भी क्या करेंगे, रेस्पॉन्स करेंगे, और हमको ऑनलाइन वीडियो प्लेटफॉर्म भी देंगे, ट्रेनिंग का क्या देंगे हमको, ट्रेनिंग भी करेंगे। तो ये रहा वर्ड ट्रेनिंग का। अब खास बात है, एक्स अकाउंटिंग लिमिटेड डज नॉट हैव एनी ऑफिस, इनका इंडिया में कोई परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है आउटसाइड द यूके, मतलब यूके के बाहर है ही नहीं, तो इंडिया में कोई नहीं है। इक्वलाइजेशन लेवी का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल हो सकता है, एग्जामिन करना है टैक्स इंप्लीकेशन, ठीक है ना, TDS इंप्लीकेशन भी,
ऑफ सच किसका पेमेंट का, टैक्स इंप्लीकेशन में इक्वलाइजेशन लेवी भी आ सकता है, टीडीएस मतलब इनकम टैक्स, सब कुछ बताना है। एंड रिसिट इन द हैंड्स ऑफ एक्स अकाउंटिंग लिमिटेड यूके एंड पीक्यूआर लिमिटेड के बारे में बताना कि खर्चा अलाउ होगा नहीं होगा इंडिया अंडर चैप्टर 8 ऑफ फाइनेंस एक्ट 2000 कौन सा 16 और इनकम टैक्स सारे प्रोविजन बताने हैं। क्वेश्चन यहां पर खत्म नहीं होता, क्वेश्चन में खास बात है डीटीडब्ल्यूए दिया हुआ है, डीटीडब्ल्यूए का एक्सट्रैक्ट दिया हुआ और इस एक्सट्रैक्ट के अंदर दिया हुआ है ये जो आईएफआरएस की आप क्या देते हो, आईएफआरएस की क्या देते हो, एडवाइजरी देते हो। इसके अंदर डीटीडब्ल्यूए ये जो इंडिया और यूके का डीटीडब्ल्यूए हुआ उसके अंदर मेंशन है कि आप आईएफआरएस की क्या देते हो, एडवाइजरी देते हो, उनकी क्या देते हो, कंसल्टेंसी क्या देते हो, सर्विस देते हो, उनकी क्वेरीज की क्या करते हो, रेस्पॉन्स करते हो, उनको क्या करते हो, ऑनलाइन ट्रेनिंग क्या करते हो, देते हो। तो इस डीटीडब्ल्यूए ने कहा है, डीटीडब्ल्यूए ने क्या कहा है, उसको हम क्या मानेंगे, फी फॉर टेक्निकल सर्विस मानेंगे। मतलब ये जो 3 करोड़ आएगा इसको हम फी फॉर टेक्निकल सर्विस मानेंगे। और आपको ध्यान है एक्सप्लेनेशन जो आया है, ठीक है, फाइनेंस एक्ट 21 से जो इन्होंने एक्सप्लेनेशन इंसर्ट किया और एक्सप्लेनेशन ने कहा कि अगर हम उनको जो पेमेंट कर रहे हो अगर वो क्या हो रहा है, रॉयल्टी है या फी फॉर टेक्निकल सर्विस है, रॉयल्टी या फी फॉर क्या है, टेक्निकल सर्विस है, सेक्शन 1990 है, मतलब डीटीडब्ल्यूए जो हो रखा है उसके अकॉर्डेंस में है। अगर वो फी फॉर टेक्निकल सर्विस है इसका मतलब एज पर सेक्शन 9 सबसेक्शन 1, एज पर सेक्शन 9 सबसेक्शन कौन सा 1, वो इनकम इंडिया में डीम टू एक्रू और अराइज हो गई, वो इनकम डीम टू एक्रू और क्या हो गई है, अराइज हो चुकी है। इंडिया में इनका क्या नहीं है, पीई नहीं है, तो 115 ए के अकॉर्डिंग वो इनकम टैक्सेबल होगी एट द रेट ऑफ कितने से, 10% से। एट द रेट ऑफ कितने से होगी, 10% से होगी। उनका टीडीएस होगा अंडर सेक्शन किसमें, 195 में, अंडर सेक्शन 195 में। और अगर हम टीडीएस डिडक्ट नहीं करेंगे तो सेक्शन 40 क्लॉज ए और सब क्लॉज कौन सा है, फर्स्ट जो है, सब क्लॉज फर्स्ट से 100% क्या हो जाएगी, डिसअलाउंस हो जाएगी, 100% क्या हो जाएगी, डिसअलाउंस हो जाएगी। अभी तो खास बात क्या है, खास बात ये, अगर वो रॉयल्टी फी फॉर टेक्निकल सर्विस है तो 165 हो या 165 ए हो, इक्वलाइजेशन लेवी एप्लीकेबल नहीं होगा। आपको इक्वलाइजेशन लेवी 6% डिडक्ट नहीं करना है, उनको इक्वलाइजेशन लेवी एट द रेट ऑफ 2% क्या नहीं करना है, डिपोजिट नहीं करना है, ठीक है ना, क्या नहीं करना है, डिपॉजिट नहीं करना है। अगर एज पर डीटीडब्ल्यूए क्या हो गया है, उस पेमेंट को अगर रॉयल्टी फी फॉर टेक्निकल सर्विस मान रहे हैं तो फिर वो इनकम क्या हो चुकी है, डीम्ड हो चुकी है, डीम्ड क्या हो चुकी है, डीम टू एक्रू, और क्या हो चुकी है, अराइज इन क्या हो चुकी है, इंडिया हो चुकी है। एक्सप्लेनेशन का मतलब क्या होता है, एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है फॉर रिमूवल ऑफ किसके लिए, डाउट के लिए, फॉर रिमूवल ऑफ किसके लिए, डाउट के लिए। तो कर दिया रिमूवल ऑफ डाउट कि जब वो इनकम डीम टू एक्रूराइज इंडिया है तो 115 से 10% की रेट से क्या होगी, टैक्सेबल होगी। 195 में आपको उसके ऊपर क्या करना पड़ेगा, टीडीएस करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्या करना पड़ेगा, टीडीएस। और बता देता हूं 115 ए में 10% की रेट होती है और डीटीडब्ल्यूए की रेट होगा, कोई डीटीडब्ल्यूए की क्या हो रेट हो, विच एवर इज मोर बेनिफिशियल टू असेसी, दोनों में से जो बेनिफिशियल होगी एसएससी के उस रेट से क्या होगा, टैक्सेशन होगा, टीडीएस होगा। 195 में नहीं करोगे तो 100% क्या होगा, डिसअलाउंस होगा। और विशेष बात, पूरा इनकम टैक्स का प्रोविजन बता दिया। अब आपको फाइनेंस एक्ट 2016 इक्वलाइजेशन लेवी का बता दिया, इस पे कोई इक्वलाइजेशन लेवी नहीं होगी, ठीक है ना, इस पे कोई इक्वलाइजेशन लेवी नहीं होगी। और ये रहा आपका आंसर, ये रहा एक्सप्लेनेशन, ठीक है ना, ये रहा एक्सप्लेनेशन। देखो हाईलाइटेड कर रखा है, डीम टू एक्रू और क्या हो गई, अराइज हो गई है। 195 में टीडीएस होगा, 10% की रेट होगी, ठीक है। 115 ए में क्या दे रखी है हमको, रेट क्या कर रखी है, दे रखी है। और नहीं काटोगे तो टीडीएस क्या नहीं काटोगे टीडीएस तो वो एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, आपके डिसअलाउ भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर क्या था, ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन था, स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन था। और ये क्वेश्चन कौन से के बेस था, एक्सप्लेनेशन के बेस था। और ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया है अभी, तो इस एक्सप्लेनेशन बेस पे ये है, या इस तरह के क्वेश्चन आने के बिल्कुल क्या बनते हैं, चांस बनते हैं। पूरा इनकम टैक्स का भी बताना है और इक्वलाइजेशन लेवी भी क्या करना है, बताना है। साथ में भी बता देना, नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर आपको क्या होगा, डिसअलाउ हो जाएगा। टीडीएस करना होगा अंडर सेक्शन 195 में, जो भी 115 ए में रेट है या डीटीडब्ल्यूए की रेट है।
अगर 115A में 10% की जो रेट है प्लस इसके अंदर क्या होगा, सेस वे सब इंक्लूड हो जाएगा 4% की रेट से, ठीक है, उस रेट से आपको क्या करना पड़ेगा, टीडीएस करना पड़ेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 था, स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन था, जिसे हमने क्या करा है, सॉल्व करा है। आइए वन मोर क्वेश्चन और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हमारे पास्ट एग्जाम के, और देखेगा कितने आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अगर हर एक वर्ड का जूस निकाल के करें तो क्वेश्चन बड़े आसान है, सॉल्यूशन बड़े सिंपल है। यस, तो क्वेश्चन नंबर 10 पे हम आ रहे हैं। MNO इनकॉर्पोरेटेड एक कंट्री कौन सा है, ए बेस्ड क्या है, कंपनी है, तो कौन हो गए ये, नॉन क्या है, रेसिडेंट है। कैरिंग ऑन बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर सेल ऑफ फर्नीचर अंडर द ब्रांड नेम प्योर वुड in order to increase its share in Indian market में शेयर इंक्रीज करना है, इंडियन मार्केट में। it launched a massive advertisement campaign। ध्यान रखिएगा, नॉन रेसिडेंट है, इनका अभी इंडिया में कोई पीई नहीं है, इंडिया में इनका कोई भी क्या नहीं है, पीई नहीं है, अभी तक तो कोई भी पीई नहीं है। अगर इंडिया में इनका कोई भी पीई नहीं हुआ तो सेक्शन 165 से एट द रेट ऑफ 6% वाला इक्वलाइजेशन लेवी नहीं होगा, क्योंकि वो तभी होता है जब पेयर का, जिसने ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट सर्विस ली है, वो नॉन रेसिडेंट हो और उसका इंडिया में पीई हो तो ही होता है। अभी तक इनका इंडिया में पी नहीं है, लेकिन ये क्या करना चाहते हैं, इंडियन मार्केट में अपना शेयर इंक्रीज करना चाहते हैं। अभी तक के जूस के अकॉर्डिंग, अभी तक जो पड़ा है उतने के जूस के अकॉर्डिंग, अभी तक जो पड़ा है उसका जूस के अकॉर्डिंग, ठीक है, यस, तो उसके अकॉर्डिंग 165A जरूर एप्लीकेबल हो सकता है, क्योंकि 165A में क्या होता है, अगर जो आपको क्या दे रहा है, सर्विस दे रहा है, नॉन रेसिडेंट हो, ठीक है ना, नॉन रेसिडेंट हो, इसका इंडिया में क्या ना हो, पीई नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं है, पीई नहीं हो, होना ही नहीं चाहिए पी। जिसको आप सर्विस दे रहे हो वो एनआर हो, उसका इंडिया में क्या ना हो, पीई नहीं हो, तो भी चलेगा, कोई भी चलेगा। लेकिन वो एडवर्टीजमेंट किसको टारगेट कर रहा हो, वो एडवर्टीजमेंट टारगेट कर रहा हो इंडिया के कौन, रेसिडेंट लोगों को, या फिर इंडिया के जो आईपी एड्रेस यूज कर रहे हैं उन लोगों को, अगर वो टारगेट कर रहा है, अगर उन लोगों को, देने वाला भी बाहर है, लेने वाला भी क्या है, बाहर है, लेकिन वो एडवर्टीजमेंट टारगेट कर रहा है किनको, इन कस्टमर्स को, इन कस्टमर्स को क्या कर रहा है, टारगेट कर रहा है। तो 165A एट द रेट ऑफ 2% वाला इक्वलाइजेशन लेवी एप्लीकेबल हो सकेगा, प्रोवाइडेड 2 CR या फिर 2 CR से क्या हो, ज्यादा हो उनका एग्रीगेट। तो अभी के अकॉर्डिंग 165A एप्लीकेबल हो सकता है, अभी के अकॉर्डिंग 165 एप्लीकेबल नहीं होगा, 165, ठीक है। फॉर द पर्पस ऑफ ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट इट यूटिलाइज्ड सर्विसेज ऑफ कौन सा है, पीक्यूआर कौन सी कंट्री के, बाहर के, मतलब नॉन रेसिडेंट है। विच ऑल्सो ओन्स ए डिजिटल प्लेटफॉर्म का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म, ई कॉम हो गया ये। ग्रॉस रिसिट की बात आ गई, एग्रीगेट रिसिट की बात आ रही है, एग्रीगेट की बात आ रही है, पीक्यूआर, ठीक है ना, कितनी है, 3 करोड़ है, 3 करोड़ मतलब 2 करोड़ या 2 करोड़ से क्या है, ज्यादा है। 2021 और 22 में एमएनओ ने उनको 5 लाख क्या करें, पे करें, कितने पे करें, 5 लाख पे करें फॉर सच सर्विस के लिए, इंडिया के कस्टमर को, इंडिया के आईपी एड्रेस वाले कस्टमर्स को टारगेट करने के लिए। अब हमको बताना है, 3 पॉइंट दिए हुए हैं, बोथ एमएनओ और पीक्यूआर का, दोनों का इंडिया में परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, 165 तो एप्लीकेबल हो ही नहीं सकता। 165A जरूर क्या हो जाएगा, एप्लीकेबल हो जाएगा, और कितना होगा, ठीक है ना, एग्रीगेट 2 करोड़ से ज्यादा है ना, तो हमने तो 5 लाख का पेमेंट करा है, हमने क्या करा है, 5 लाख का क्या करा, पेमेंट करा, तो उनको 5 लाख के पेमेंट पे 2%, 5 लाख के पेमेंट पे 2% कितना होता है, 10,000 इक्वलाइजेशन लेवी क्या करना पड़ेगा, डिपॉजिट करवाना पड़ेगा, उनको क्या करना पड़ेगा, डिपॉजिट करना पड़ेगा 165A में, क्योंकि 165 तो एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, वो एप्लीकेबल नहीं हो रहा। अच्छा, एमएनओ जो है उनका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है, तो 165 एप्लीकेबल हो जाएगा, क्योंकि हम जो उनको पेमेंट कर रहे हैं वो 1 लाख से ज्यादा है, वो कितने से ज्यादा, 1 लाख से ज्यादा है। तो यहां पर एट द रेट ऑफ 6% हमको इक्वलाइजेशन लेवी क्या करना होगा, डिडक्ट करना होगा, हमको क्या करना होगा, डिडक्ट करना होगा, ठीक है, क्योंकि हमारा परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है और उनका इंडिया में परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है,
तो उनका तो होना ही नहीं चाहिए, तभी इक्वलाइजेशन लेवी एप्लीकेबल होती है। तो 5 लाख का, 5 लाख का और 5 लाख का कितना परसेंट, 6%। इक्वलाइजेशन लेवी 30,000 हमको डिडक्ट करना होगा। डिडक्ट करने के बाद अगले महीने की 7 तक हमें इसे क्या करना पड़ेगा, डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। हमें क्या करवाना पड़ेगा, डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। और तीसरा पॉइंट है, पीक्यूआर जो है उनका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है इंडिया में, और उसी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट से उन्होंने एडवर्टीजमेंट सर्विस दी है। एडवर्टीजमेंट सर इफेक्टिवली कनेक्टेड है, तो ऐसी स्थिति में ना तो इक्वलाइजेशन लेवी 165 एप्लीकेबल हो सकता है, ना 165 ए एप्लीकेबल हो सकता है, दोनों ही एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर 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 जो सप्लायर है हमारा, जो हमें ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट सर्विस दे रहा है, ई कॉम जो हमको प्रोविजन ऑफ सर्विस दे रहा है, अगर वो नॉन रेसिडेंट है और प्लस इसका इंडिया में पीई है, तब तो उसकी इनकम इंडिया में टैक्सेबल ही हो जाएगी। और जब इनकम इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी तो इक्वलाइजेशन लेवी वाला कॉन्सेप्ट क्या नहीं होगा, एप्लीकेबल ही नहीं होगा। इक्वलाइजेशन लेवी वाला कॉन्सेप्ट क्या नहीं होगा, एप्लीकेबल नहीं होगा। तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन, 6-6 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे। पहला वाला हमारा पॉइंट था, ठीक है। तो फर्स्ट वाला हमारा क्या था, पॉइंट था, दोनों का ही क्या नहीं है, परमानेंट क्या नहीं है, नहीं है। तो 2% की रेट से हमने पढ़ा था, कितने, 2% की रेट से इक्वलाइजेशन लेवी होगा 5 लाख पे, ठीक है ना, 5 लाख पे। दूसरा वाला था जहां 6% की हमने बात करी थी, ये लीजिए अंडर सेक्शन 165, 5 लाख का 6% 30,000 रुपए का क्या होगा, इक्वलाइजेशन लेवी होगा। इक्वलाइजेशन लेवी होगा, नहीं करोगे तो 100% एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा। 100% एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा। और तीसरा पॉइंट हमारा, अगर उसका इंडिया में पीई है, ठीक है, तो फिर इक्वलाइजेशन लेवी चाहे 165 हो चाहे 165 ए हो, दोनों में इक्वलाइजेशन लेवी क्या नहीं होगा, एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने यहां पर क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया, क्योंकि इंडिया में पी है तो वो जो भी सर्विस दे रहे हैं वो इनकम इंडिया में डीम टू एक्रू और क्या होगी, अराइज होगी। ठीक है, तो उस केस में कोई भी इक्वलाइजेशन लेवी नहीं होगा। तो ये अगेन एक सिंपल सा क्या था, क्वेश्चन था, आंसर के अंदर पूरा समझाया गया, 165 है पूरा समझाया गया, फिर उसके बाद में क्या दिया है, सॉल्यूशन दिया है। ठीक है, तो चलिए वन मोर क्वेश्चन हमने क्या करा, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हमने क्या करा, सॉल्व करा। आइए वन मोर क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। 10-20 सेकंड का ब्रेक ले लेते हैं, पॉज कर देता हूं, पानी पी लेता हूं। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम। मिस्टर कौन है, भरत है। ओपन किया है इन्होंने ऑफिस ऑफ किसका, अल्फा प्राइवेट लिमिटेड, कंट्री ए का उन्होंने ऑफिस ओपन करा है पुणे में। तो इसका मतलब नॉन रेसिडेंट प्लस इंडिया में इनका क्या हो गया, पीई हो गया। तो अभी तक के जूस के हिसाब से इन पे 165 वाला इक्वलाइजेशन लेवी एप्लीकेबल हो सकता है। फ्रॉम वेयर ही एंड मिस्टर अशोक एग्जीक्यूट करेंगे वर्क को, किसके, कंपनी के वर्क को करेंगे, रिलेटिंग टू इंडियन ऑपरेशंस, अल्फा लिमिटेड फर्दर कंसीडरिंग एडवर्टाइजिंग करवाना चाहते हैं द प्रोडक्ट की ऑन इंटरेस्ट, ऑन क्या है, इंटरनेट, और इंटरनेट यूजिंग क्या है, फेस क्या है, पेड। फेसबुक ना लिख के क्या हो गया, फेस पेड से क्या करवाना चाहते हैं, ये ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट करवाना चाहते हैं। अल्फा प्राइवेट लिमिटेड ने एंटर करा, बातें करी फेस पेड के साथ में। इनकॉर्पोरेटेड मतलब ये कौन है, नॉन रेसिडेंट है, ये कौन है, नॉन रेसिडेंट है। होस्टिंग द डिजायर्ड एडवर्टीजमेंट करवाना चाहते हैं उनसे। इट नेगोशिएटेड 20 लाख रुपए, 20 लाख रुपए पे क्या हुआ, नेगोशिएशन हुआ, विच इज पेड टू फेस पेड, फेस पेड को पे कर दिया फॉर ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट सर्विस इन किसमें, मार्च में। ठीक है, मार्च 2022 के अंदर। ठीक है, और फेस पेड का इंडिया में कोई परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, तो उनका तो इंडिया में कोई परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, तभी इक्वलाइजेशन लेवी एप्लीकेबल होगा। हमारा इंडिया में परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है, ठीक है ना, ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट है, और अमाउंट भी 1 लाख रुपए से क्या है, ज्यादा है। तो एट द रेट ऑफ 6% की रेट से क्या हो जाएगा, इक्वलाइजेशन लेवी हो जाएगा। एट द रेट ऑफ 6% से क्या हो जाएगा, इक्वलाइजेशन क्या हो जाएगा, लेवी हो जाएगा। ठीक है, तो कितने का, 30,000 रुपीज का बन रहा ना इक्वलाइजेशन लेवी, नहीं 30,000 कहां से बनेगा, ठीक है, 1,20,000 बनेगा। तो क्वेश्चन अभी हम आगे पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। इफ द फी पेड फॉर ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट सर्विस टू फेस पेड
टैक्सेबल इन इंडिया है, टैक्सेबल इंडिया, तो हम बताएंगे 10 क्लॉज 50 से उनको एग्जामिशन मिल जाएगी, क्योंकि 165 के अंदर क्या होगा, इक्वलाइजेशन लेवी होगा। इक्वलाइजेशन क्या होगा, लेवी होगा, तो उनकी इनकम 10 क्लॉज 50 से क्या हो जाएगी, एग्जम्प्ट हो जाएगी। ठीक है, इफ द आंसर इज ए अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव, इज देयर एनी रिक्वायरमेंट टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स, कोई टीडीएस करने की जरूरत है, आंसर इज नो। लेकिन 165 के अंदर आपको इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट करना होगा, एट द रेट ऑफ 6% से डिडक्ट करना होगा, एल्स नहीं तो वो एक्सपेंडिचर 100% 40 क्लॉज ए सब क्लॉज फर्स्ट बी से क्या हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा। एल्स नहीं तो वो एक्सपेंडिचर आपको क्या हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा। ठीक है, और इफ टैक्स इज नॉट सो डिडक्टेड व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंसेस, तो 100% एक्सपेंडिचर आपका क्या हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा। और कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे, वो 1,20,000 तो आपको जमा कराने ही पड़ेंगे, अलोंग विथ किसके साथ जमा कराने पड़ेंगे, इंटरेस्ट के साथ जमा कराने पड़ेंगे, और उतने ही अमाउंट के ऊपर आपकी क्या लग सकेगी, उतने ही अमाउंट के आपके ऊपर क्या लगेगी, पेनल्टी लग सकेगी। ठीक है, तो ये क्या हो सकेगा, कॉन्सिक्वेंस हो सकेगा। एज पर विच एक्शन के, एज पर विच एक्शन प्लान, बेप्स का कौन सा एक्शन प्लान है, तो एक्शन प्लान कौन सा है, 1 है, जिनके थ्रू इन्होंने ई कॉम को क्या करने का, टैक्स करने के प्रोविजन बनाए हैं। ठीक है, तो वो कौन सा है, प्रोविजन इनकॉर्पोरेटेड इन इंडियन टैक्स लॉ, तो वो बेप्स का प्लान 1 है। व्हाट इज द प्रोविजन इनकॉर्पोरेटेड इन इंडियन टैक्स लॉ टू अवॉइड, क्या है, डबल टैक्सेशन ऑफ, क्या है, सच इनकम। ठीक है, टू अवॉइड डबल टैक्सेशन ऑफ सच इनकम, तो पहले वाले का हमारा क्या था, 6% की रेट से 20 लाख पे क्या हो जाएगा, इक्वलाइजेशन क्या होगा, लेवी होगा। ठीक है, सेकंड में क्या हुआ, अगर डिडक्ट नहीं करा तो वो एक्सपेंडिचर क्या होगा, डिसअलाउ हो जाएगा। ठीक है, आप पे उतने ही अमाउंट की क्या लग सकेगी, पेनल्टी भी क्या हो सकेगी, लग सकेगी। बेप्स का प्लान कौन सा है, फर्स्ट है बेप्स का प्लान ये। एग्जेम्प्ट कौन सी होगी, 10 क्लॉज 50 से वो इनकम क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी। तो वो 10 क्लॉज 50 से एग्जेम्प्ट हो जाएगी, क्योंकि उसका 165 में क्या हो गया, इक्वलाइजेशन क्या हो गया, लेवी हो गया। तो मतलब पूरा हमको क्या कर देना है, पूरा प्रोविजन ही हमको यहाँ क्या कर देना था, दे देना था। तो ये एक्सपेंडिचर क्या होगा, डिसअलाउ हो जाएगा, आपके ऊपर क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, और आपको क्या करना पड़ेगा, पे तो करना ही पड़ेगा, लाइबल टू पे लेवी 1,20,000 तो जमा कराने पड़ेंगे, और उतने अमाउंट की क्या हो जाएगी, पेनल्टी भी हो जाएगी आपके ऊपर। तो पूरा प्रोविजन वाइज हमको क्या कर देना था, आंसर दे देना था। अगेन एक बड़ा सिंपल सा क्या था, क्वेश्चन था। क्वेश्चन बड़े क्या है, सिंपल से हैं, बस हमको हर एक वर्ड क्वेश्चन का क्या करना है, चबा चबा के पढ़ना है। अब देखिए वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा। ठीक है, स्टडी मटेरियल का, एमएनओ एंड कंपनी, एमएनओ क्या है, कंपनी है, नॉन रेसिडेंट एंटिटी है, बेस्ड इन क्या है, लंदन है, और इनका क्या है, ऑपरेट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी थ्रू विच इट इफेक्ट्स ऑनलाइन सेल ऑफ गुड्स, मतलब ई कॉम है, क्या है ये, ई कॉम है, मैन्युफैक्चर्ड बाय इट, खुद के बनाए हुए गुड्स क्या करते हैं, बेचते हैं। तो 165 ए इन पे एप्लीकेबल हो सकेगा, क्योंकि नॉन रेसिडेंट है, और अभी तक इंडिया में इनका क्या कोई है, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट तो नहीं है। अब इनको कौन कौन सी क्या हुई है, रिसिट्स हुई है, तो रिसिट हुई है सेल ऑफ गुड्स टू पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। तो हमको देखना पड़ेगा 2 करोड़ या 2 करोड़ को एक्सीड कर रहा है या नहीं कर रहा, तो ये तो हो गए कितना, 145 लाख। रिसिट फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स टू पर्सन नॉट रेसिडेंट इन इंडिया, कोई बात नहीं, रेसिडेंट इन इंडिया नहीं हो, लेकिन अगर इंडिया के आईपी एड्रेस को यूज करके उन्होंने क्या करा है, वो शॉपिंग करी है, तो फिर वो क्या होगा, 165 ए में कवर हो सकेगा। बट रेसिडेंट क्या है, दूसरे कंट्री के रेसिडेंट है, 99 लाख, तो ये कौन है, हमारे नहीं है, लेकिन इस 99 लाख में 60 लाख कौन सा है, रिसिट है फ्रॉम पर्सन से यूजिंग आईपी एड्रेस इंडिया, मतलब नॉन रेसिडेंट ने शॉपिंग करी है, लेकिन 99 लाख में से 60 लाख थे तो नॉन रेसिडेंट, लेकिन इंडिया के आईपी एड्रेस, इंडिया आए हुए होंगे तब उन्होंने शॉपिंग करी होगी। डिलीवरी की बात नहीं कर रहे कि इंडिया में डिलीवरी हुई, आईपी एड्रेस कौन सा यूज करा, इंडिया का आईपी एड्रेस क्या करा, यूज करा। इसकी हमने टोटल करी तो वो हो गए 205, मतलब 2 CR से ज्यादा हो गया। एट द रेट ऑफ 2% से क्वार्टरली इक्वलाइजेशन लेवी आपको क्या करना पड़ेगा, डिपॉजिट कराना पड़ेगा। क्वार्टरली आपको क्या करना पड़ेगा, कराना पड़ेगा, डिस्कस करना है इक्वलाइजेशन लेवी। तो 165 तो बनता ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको बताना इक्वलाइजेशन लेवी इफ एमएनओ एंड कंपनी हैज नो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया।
ठीक है, तो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडिया नहीं होगा तभी इक्वलाइजेशन लेवी होगा। और एमएनओ का अगर परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया है तो फिर उस केस में चाहे 165 हो चाहे 165 ए हो, कोई सा भी इक्वलाइजेशन लेवी क्या नहीं होता है, एप्लीकेबल नहीं होता है। अगर उनका इंडिया में पीई है और वो जो सेल ऑफ गुड्स करी अगर वो इफेक्टिवली कनेक्टेड है उस परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट से, तब तो उनकी इनकम इंडिया में वैसे ही टैक्सेबल हो जाएगी। तो इक्वलाइजेशन लेवी का कॉन्सेप्ट ही क्या नहीं होगा, एप्लीकेबल नहीं होगा। अब ये कहते हैं कि आपका आंसर चेंज हो जाएगा, उस 60 लाख की जगह 45 लाख की रिसीट हो आईपी एड्रेस, जो आईपी एड्रेस इंडिया का था। तो अभी हम टोटल कर लेते हैं, ये हो गई 145 लैक्स प्लस कितना 45 लैक्स, ये टोटल हो जाएगी कितनी 190 लैक्स। 190 लैक्स का मतलब है लेस देन कितना है, लेस देन 2 CR, लेस देन कितना है 2 CR, और लेस देन 2 CR होने पे इक्वलाइजेशन लेवी 165 ए में क्या नहीं होती है, एप्लीकेबल नहीं होती है। तो फर्स्ट वाले केस में हो जाएगी यहां पर 2% की रेट से, ठीक है, तो 2% की रेट से होगा 20 कितने 5 लाख का। तो ये 2 करोड़ का 2% कितना होता है, 2 करोड़ का 2% होता है 4 लाख, और 5 लाख का 2% होता है कितना 10,000। तो आपका इक्वलाइजेशन लेवी जो जमा कराना पड़ेगा, डिडक्ट नहीं करना है, खुद एमएनए को ही जमा कराना पड़ेगा 4 लाख कितने का 10,000 का क्वार्टरली, अगले महीने की कौन सी 7 तारीख तक। अगर मार्च क्वार्टर एंडिंग है तो अप टू 31 मार्च तक नहीं जमा कराओगे तो जमा तो कराना ही पड़ेगा, अलोंग विथ इतने ही अमाउंट की पेनल्टी, और किसके साथ में, ब्याज के साथ में। और अगर उनका इंडिया में परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट हुआ तो इक्वलाइजेशन लेवी क्या नहीं होगी, एप्लीकेबल नहीं होगी। और तीसरा था हमारा कौन सा, अगर 45 लाख हुआ, ठीक है ना, 45 लाख हुआ तो उस केस में, उस केस के अंदर कितना हो जाएगा, वो 2 करोड़ से कम होगा तो इक्वलाइजेशन लेवी नहीं होगी। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर किस पे आते हैं, 7। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। रघु लिमिटेड, आप देखिएगा पास्ट एग्जाम में कितने इजी इजी क्वेश्चन आए हैं, इजी इजी। जरूरत है हर एक वर्ड का जूस निकाल के क्वेश्चन को पढ़ें। पेमेंट करा है कितने का, 3 लाख रुपए का पेमेंट करा है, कब, जून के अंदर, टूवर्ड्स प्रोक्यूरिंग ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट, ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट। 165 भी हो सकता है 165 ए लग जाए, कोई सा भी लग सकता है। तो हर एक वर्ड को ध्यान से पढ़ेंगे। ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट है, स्पेस टू फॉरेन किसको, कंपनी को। तो ये तो कौन हो गए, नॉन रेसिडेंट हो गए, और उनका इंडिया में कोई प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है। इक्वलाइजेशन लेवी तभी होती है जब सप्लायर का नॉन रेसिडेंट हो और उनका इंडिया में कोई परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट ना हो। द कंपनी रेमिटेड द इक्वलाइजेशन लेवी, ठीक है, इक्वलाइजेशन लेवी आपने कब जमा कराया, 23 मार्च को। तो ये क्वेश्चन बेसिकली किसका है, इंटरेस्ट का है। ये क्वेश्चन बेसिकली किसका है, इंटरेस्ट का है। ठीक है, कैलकुलेट द इंटरेस्ट, इसका मतलब 165 ए की तो बात ही नहीं है, वहां पर 2 करोड़ ये कुछ है ही नहीं। और सेकंड बात, जब 165 एप्लीकेबल होता है तो 165 ए वैसे ही एप्लीकेबल नहीं होता है। 3 लाख का इक्वलाइजेशन लेवी पे 6% इक्वलाइजेशन लेवी बनेगा, 18,000 का बनेगा, 18,000 रुपए पर मंथ पार्ट देयर ऑफ की रेट से इंटरेस्ट होता है। ये आपको जमा कराना था जून का अप टू 7th ऑफ किसको, अगस्त को, 7th ऑफ अगस्त को। ठीक है ना, तो आइए गिन लेते हैं हम, अगस्त से लेकर सितंबर 1 महीना हो जाएगा, अक्टूबर हो जाएगा, ठीक है ना, सितंबर 1 हो जाएगा, अक्टूबर 2, नवंबर, दिसंबर, दिसंबर जनवरी, फेब्रवरी, मार्च। लेकिन ध्यान रखिएगा ये 23 मार्च है, 23 मार्च का मतलब पार्ट ऑफ द मंथ और हो गया, ठीक है ना, पार्ट ऑफ द मंथ तो और हो गया, क्योंकि 7 तारीख को जमा कराना था। तो अगले महीने की ब्याज का मीटर कब से चालू होगा हमारा, 8 तारीख से क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा, 8 किससे, अगस्त से। तो अगले महीने की 7 तारीख को 1 महीना पूरा हो गया, लेकिन ये डेट तो कौन सी है, 23 मार्च है, इसका मतलब 1 महीना और हो गया, पार्ट ऑफ द मंथ हो गया। तो 8 महीने का क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा, 8 मंथ्स का। ध्यान रखिएगा जून का आपको जमा कराना था 7th ऑफ किसको, अगस्त को, ठीक है ना, ये जून का था ना, तो 7th ऑफ किसको कराना था, जुलाई को कराना था, 7th ऑफ किसको कराना था, जुलाई को करवाना था। नहीं करवाया तो 8th ऑफ जुलाई से इंटरेस्ट का मीटर चालू हो गया, 8th ऑफ जुलाई से, ठीक है ना। 1 महीना कब हो जाएगा, 7th ऑफ अगस्त को जाके 1 महीना हो जाएगा।
7th ऑफ सितंबर को 2 महीना, 7th ऑफ अक्टूबर को 3 महीना, 7th ऑफ नवंबर, 7th ऑफ कौन सा दिसंबर, 7th ऑफ क्या हो गया जनवरी, 7th ऑफ क्या हो गया फरवरी, 7th ऑफ क्या हो गया मार्च। लेकिन आपने जमा 23 मार्च को कराया तो वो पार्ट ऑफ द मंथ हो गया ना। तो 1 महीने 2 3 4 5 6 7 8 सॉरी 9 महीने हो रहे थे। कितने मंथ्स हैं ये? 9 मंथ्स हैं। तो 9 महीने का क्या होगा इंटरेस्ट आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा 1% पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ की रेट से। कितना? 18,000 था, ठीक है ना। 1% की क्या है रेट है और 9 मंथ्स का क्या है इंटरेस्ट है। तो 2 तो 1620, ठीक है। इंटरेस्ट इंटरेस्ट इंटरेस्ट, ठीक है ना। 1620 का क्या लगेगा इंटरेस्ट लगेगा। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या है इंटरेस्ट, पेनल्टी भी पूछ रहे हैं। पेनल्टी क्या होती है भाई? जमा तो कराना ही पड़ेगा आपको, ठीक है ना। आप लेट जमा करो तो भी जमा तो कराना ही पड़ेगा। कितना जमा कराना था? 18,000 था ना। 18,000 रुपए तो ये 1620 का क्या है इंटरेस्ट। और जितने अमाउंट का इक्वलाइजेशन लेवी है उतने ही अमाउंट की आपके ऊपर क्या लग सकेगी? पेनल्टी लग सकेगी। उतने ही अमाउंट के ऊपर आप पे क्या लग सकेगी? पेनल्टी लग सकेगी। इन्होंने क्या करा था क्वेश्चन में? द कंपनी रेमिटेड द इक्वलाइजेशन लेवी, इक्वलाइजेशन लेवी। अब देखिए इसमें क्वेश्चन में खास बात बताता हूं आपको। अगर ये क्वेश्चन ये हुआ कि आपने उसको क्या कर लिया था? डिडक्टेड कर लिया था, डिडक्टेड कर लिया था। डिडक्ट उसी समय करा था लेकिन आपने उस समय क्या करा था? पेड नहीं करा था। नॉट क्या था? पेड था। तब तो इंटरेस्ट का मीटर कितना होता है? 1,000 रुपी पर डे। 1,000 रुपी क्या होगा? पर डे। और नंबर ऑफ डेज, जितने भी डेज का क्या होगा? डिफॉल्ट होगा। नंबर ऑफ डेज जितना भी डिफॉल्ट, लेकिन किससे ज्यादा नहीं होगा? नॉट एक्सीडिंग इक्वलाइजेशन लेवी। मतलब जितने अमाउंट की इक्वलाइजेशन लेवी है उससे ज्यादा नहीं होगा। ये कब होता है? अगर डिडक्ट कर लिया हो और क्या नहीं करा? पेड नहीं करा। और दूसरा होता है डिडक्ट भी नहीं करा और पेड भी नहीं करा। नॉट क्या है? डिडक्टेड। नॉट क्या होता है? डिडक्टेड। अगर आपने डिडक्टेड भी नहीं करा, पेड भी नहीं करा, नॉट डिडक्टेड नॉट पेड, तो उस केस के अंदर जो पेनल्टी होती है वो पेनल्टी किस अमाउंट की होती है? इक्वलाइजेशन लेवी अमाउंट की होती है 18,000। तो इस क्वेश्चन में इन्होंने क्लियरली मेंशन तो नहीं करा इन्होंने कि डिडक्टेड करके क्या नहीं करा? पे नहीं करा, लेकिन इन्होंने आंसर को उसी तरह से दिया, ठीक है ना। आंसर को इन्होंने उसी तरह से दिया है। 1,000 रुपी पर डे की क्या लगाई? पेनल्टी लगाई। और नंबर ऑफ डेज का क्या निकाला? डिफॉल्ट निकाला है। नंबर ऑफ डेज का डिफॉल्ट, लेकिन वो किससे ज्यादा नहीं होगा? इक्वलाइजेशन लेवी के अमाउंट से क्या नहीं होगा? ज्यादा नहीं होगा। तो नंबर ऑफ डेज तो हम भी यहां पर क्या कर सकते थे? निकाल सकते थे। निकालें क्या? ठीक है। तो हमको क्या दिया हुआ है? अगस्त, फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ठीक है ना। नहीं यार ये तो आप ही गिन लेना, ठीक है। यहाँ से लेकर आपको ये सारे डेज क्या करने पड़ेंगे? गिनने पड़ेंगे। 2 30 की, ठीक है। ये तो गए 240, 23, 40, ठीक है। यस, तो हमारे कितने डेज आ रहे हैं? 259 के आ रहे हैं, डेज आ रहे हैं, ठीक है ना। ये कितने डेज आ रहे हैं? 259 के आ रहे हैं, डेज आ रहे हैं, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा हमारे क्या है? अगस्त में कितने दिन है? 31 है। इसमें तो कितने थे? 30 ही थे। इसमें हमारे 31 है, इसमें हमारी 30 है, इसमें हमारे 31 है, इसमें हमारे 31 है। ये तो 2000 कौन सा था? 22 था। इसमें 28 ही दिन थे। तो इस तरीके से हमको कंप्यूट करना है। कौन सी तारीख से मीटर चालू होगा? मीटर चालू होगा 8th ऑफ किससे? अगस्त से। 8th ऑफ किससे? जुलाई से। 8th ऑफ जुलाई से लेकर 7th ऑफ कौन सा? अगस्त। तो हमको यहाँ पर नंबर ऑफ डेज क्या करने हैं? काउंट करने हैं। तो नंबर ऑफ डेज आप काउंट कर सकते हैं। 259 क्या आ रहे हैं? डेज आ रहे हैं। 259 ही आए ना। यस, 259 क्या आ रहे हैं? डेज आ रहे हैं। 1,000 रुपी पर डे का पेनल्टी है, लेकिन अमाउंट इक्वलाइजेशन लेवी के अमाउंट से ज्यादा की क्या नहीं होगी? पेनल्टी नहीं होगी। ध्यान रखिएगा ये पेनल्टी कब होती है? जब डिडक्टेड है लेकिन क्या नहीं हो? पेड नहीं हो। अगर नॉट डिडक्टेड नॉट पेड है तो पेनल्टी होती है कितने की? इक्वलाइजेशन लेवी के अमाउंट की होती है। आइए वन मोर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं? 6 क्या करते हैं हम? सॉल्व
तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अच्छा, अगर किसी को इंटरेस्ट कंप्यूट नंबर ऑफ डेज कंप्यूट करने में दिक्कत आ रही है तो दिक्कत मत लेना, मैं बहुत सिंपल तरीका बता देता हूँ। मीटर चालू हो रहा है आपका कौन सा, जुलाई से। जुलाई में कितने डेज, 31, तो 7 माइनस कर लीजिए, क्योंकि 8 से क्या हो रहा है, मीटर चालू हो रहा है, 8 से मीटर चालू हो रहा है। तो जुलाई के कितने दिन हुए, 31 माइनस क्या है 7, तो ये हो जाएंगे 24। ये तो हो गया पूरा का पूरा, कौन सा हो गया, जुलाई हो गया। अगस्त में 31, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, जनवरी फरवरी, और मार्च में कितने दिन है आपके, 23 डेज हैं। 23 को जमा कराए ना 23, तो टोटल कर लीजिए 24 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 28 और प्लस 23। अरे यार, 24 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 31 प्लस 28 और प्लस 23। यस, ये आ चुका है 259 क्या है डेज है। तो सबसे पहले आप कौन से, जुलाई महीने का गिन लो, फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तो है ही, और मार्च के कितने दिन है, 23 दिन है। तो बस इस तरह से कंप्यूट कर लेना, ठीक है ना, पेनल्टी। चलिए वन मोर इजी क्वेश्चन करते हैं। रघुराम कंपनी, कौन सी कंपनी है, रघुराम क्या है, कंपनी है, ठीक है, रघुराम कंपनी है। एंटर्ड इनटू फॉलोइंग एग्रीमेंट करें वेरियस नॉन रेसिडेंट एंटिटीज के साथ में। 4 लाख इन्होंने पे करे हैं किसको, नील इनकॉर्पोरेटेड कंपनी, मतलब यूएसए की कंपनी को, फॉर ऑनलाइन किसका, एडवर्टाइजमेंट का। हम कंपनी कहाँ के, इंडिया के, तो हम इंडिया के रेसिडेंट है, पेमेंट किसको कर रहे हैं, नॉन रेसिडेंट को, ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट का, जिसका इंडिया में क्या नहीं है, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। 165 में इक्वलाइजेशन लेवी होगा, एट द रेट ऑफ 6% से होगा। हमको क्या करना पड़ेगा, डिडक्ट करना पड़ेगा, अगले महीने की 7 तक जमा कराना पड़ेगा। डिडक्ट नहीं करोगे, जमा नहीं कराओगे, तो वो एक्सपेंडिचर 100% क्या हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा। और ये जो नील इनकॉर्पोरेटेड है उनकी इनकम 10 क्लॉज 50 से क्या हो जाएगी, एग्जम्प्ट हो जाएगी। अगले महीने की 7 तक जमा नहीं कराओगे तो 8 से इंटरेस्ट का मीटर क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। तो ये तो बड़ा सिंपल सा था। इन्होंने 50,000 पे करे हैं मिस्टर किसको, डेविड को, वो नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल है, अगेंस्ट प्रोवाइडिंग डिजिटल क्या है, स्पेस, डिजिटल स्पेस है, ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट। ये 1 लाख से क्या नहीं है, ज्यादा नहीं है, 1 लाख से क्या नहीं है, ज्यादा नहीं है। 165 में क्या नहीं होगा, इक्वलाइजेशन लेवी नहीं होगा। 165 में इक्वलाइजेशन लेवी नहीं होगा, नॉट चार्जेबल होगा, ठीक है ना, इक्वलाइजेशन लेवी नहीं होगा, क्योंकि ये 1 लाख से क्या नहीं है, ज्यादा नहीं है। फर्स्ट वाले पॉइंट में होगा, फर्स्ट वाले पॉइंट में 4 लाख का 6% होगा, 24,000 होगा। अगले महीने की 7 को जमा कराना होगा, नहीं करोगे तो 100% एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा। तीसरा पॉइंट है 1,55,000, ऐसे पास्ट अटेम्प्ट में इतने सिंपल क्वेश्चन है, 1,55,000 पे करें, प्रोवाइडिंग ए प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराए फॉर सेल ऑफ इट्स यूज्ड क्या है, फर्नीचर, सेल ऑफ इट्स क्या, यूज्ड फर्नीचर। तो मतलब ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट या डिजिटल मार्केटिंग नहीं है, तो 165 तो आपका क्या नहीं हो सकता, एप्लीकेबल नहीं हो सकता। 165 क्या नहीं हो सकता, हमारे एप्लीकेबल नहीं हो सकता। प्रोवाइडिंग ए क्या है, प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर सेल ऑफ इट्स यूज्ड फर्नीचर। तो 165 तो कब होता है, जब ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट हो या फिर डिजिटल क्या हो, मार्केटिंग का हो, तब होता है। तो 165 नहीं हो सकता। 165 ए इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि उस केस में हमको मालूम होना चाहिए कि उनका एग्रीगेट 2 करोड़ या 2 करोड़ से ज्यादा है या नहीं है, तो थर्ड वाले पॉइंट में इक्वलाइजेशन लेवी नहीं होगी। सेल ऑफ इट्स यूज्ड फर्नीचर, यूज फर्नीचर आइटम, और ध्यान रखिएगा यूज फर्नीचर आइटम अगर आपके बिजनेस के नहीं है तो 165 तो वैसे भी एप्लीकेबल नहीं हो सकता, क्योंकि 165 तभी एप्लीकेबल होता है जब आप रेसिडेंट हो, बिजनेस क्या हो, प्रोफेशन हो, और वो जो ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट करवा रहे हो वो आप अपने किसके लिए करवा रहे हो, बिजनेस के लिए करवा रहे हो। अगर ये ओल्ड फर्नीचर बेचना आपका बिजनेस का नहीं है, क्या नहीं है, बिजनेस का नहीं है, तो 165 वैसे भी क्या नहीं होगा, एप्लीकेबल नहीं होगा। सेकंड, 165 तभी एप्लीकेबल होता है जब आप ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट की सर्विस लेते हो या डिजिटल मार्केटिंग स्पेस की, डिजिटल मार्केटिंग स्पेस की, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग स्पेस की क्या लेते हो, सर्विस लेते हो, हम उनसे क्या लेते हैं, स्पेस लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमने सर्विस ली है फॉर प्रोवाइडिंग ए प्लेटफॉर्म
फॉर सेल ऑफ इट यूज फर्नीचर। हो सकता है कि इन्होंने हमको यहाँ पर क्या दी हो, स्पेस दी हो, उन्होंने हमको क्या दी हो, स्पेस दी हो। अगर उन्होंने हमको स्पेस दी है तो भी नहीं होगा, क्योंकि ये यूज्ड फर्नीचर है। कौन सा यूज फर्नीचर, अब मालूम नहीं ये यूज फर्नीचर उनके बिजनेस का है या नहीं है, मान के चलेंगे नहीं है, इसलिए 165 में क्या नहीं होगा, इक्वलाइजेशन लेवी नहीं होगा। ध्यान रखिए, इक्वलाइजेशन लेवी ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट हो या डिजिटल मार्केटिंग के लिए हमको क्या देते हो, स्पेस देते हो। जैसे फ्लिपकार्ट देता है ना, स्पेस देता है, स्पेस, और स्पेस के अकॉर्डिंग भी क्या लेता है, वो पैसे लेता है कि आप कितनी स्पेस हम पे क्या करना चाहते हैं, हमारी पोर्टल पे क्या करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं। एडवर्टीजमेंट तो करता ही करता है वो, और साथ में क्या करता है, स्पेस भी करता है वो। ठीक है, तो ये हमारा यहां पर क्या था, क्वेश्चन था, पास्ट एग्जामिनेशन का ये क्वेश्चन था। ठीक है, और क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में आए हैं, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा जो एग्जाम में आया, ये न्यूमेरिकल एबीसी लिमिटेड। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं। इंडियन कंपनी है, क्या कर रहे हैं, टीक वुड फर्नीचर, टीक वुड फर्नीचर प्योर वुड के नाम से, प्योर वुड के नाम से मैन्युफैक्चर सेल करते हैं फर्नीचर। ये अपने बिजनेस को विदेशों में भी क्या करना चाहते हैं, ओवरसीज मार्केट में भी पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने एडवर्टीजमेंट कैंपेन कराया है। अपने प्रोडक्ट का क्या करना चाहते हैं, एडवर्टीजमेंट करवाना चाहते हैं, ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट करवाना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने किसी नॉन रेसिडेंट लंदन की कंपनी का क्या लिया, सहारा लिया, और उनको उन्होंने इस साल 5 लाख रुपए का क्या करा है, पेमेंट करा है। 5 लाख रुपए का पेमेंट करा। हम पहले क्वेश्चन कर चुके हैं, 5 लाख का पेमेंट है, 6% की रेट से 30,000 रुपए का सेम क्वेश्चन हमने करा था, इक्वलाइजेशन लेवी होगी। डिस्कस करना है। पहला क्वेश्चन ये है कि इनका इंडिया में पीई नहीं है, इंडिया में पीई नहीं है, तभी 165 में क्या होगा, इक्वलाइजेशन लेवी होगा। और सेकंड पॉइंट है, अगर उनका इंडिया में परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है और उन्होंने जो ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट की हमको क्या दी है, सर्विस दी है, ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट की सर्विस दी है, वो अगर इफेक्टिवली कनेक्टेड है, तो उनकी इनकम वैसे ही डीम टू एक्रू और क्या हो जाएगी, अराइज इन इंडिया हो जाएगी। इनकम डीम टू एक्रू एज इंडिया हो जाएगी, और जब हो जाएगी तो 165 हो या 165A हो, कोई सा भी इक्वलाइजेशन लेवी एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर सप्लायर का इंडिया में परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है और जो उन्होंने प्रोविजनल सर्विस कराया वो उस परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट से इफेक्टिवली क्या है, कनेक्टेड है, इफेक्टिवली क्या है, कनेक्टेड है। तो ये हमने पास्ट एग्जामिनेशन के स्टडी मटेरियल के सारे हमने यहाँ पर क्या कर लिए हैं, न्यूमेरिकल कर लिए हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल है, जिसके अंदर शुरू के अंदर हमको कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं और बाद में हमको पास्ट एग्जामिनेशन और स्टडी मटेरियल दोनों के हमको यहाँ पर क्या दिए हुए हैं, क्वेश्चंस हमको दिए हुए हैं। और इसी के साथ हमारा रिवीजन और विद किसके साथ, प्रैक्टिकल पूरा हो चुका है। इक्वलाइजेशन लेवी मई 22 अटेम्प्ट में भी क्वेश्चन था, दिसंबर 21 के अंदर भी क्या था, इसको लेके क्वेश्चन आया था। कंप्लीट पूरा हम यहाँ पर क्या कर चुके हैं, प्रिपेयर कर चुके हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स।